नमस्कार दोस्तों। टेस्ट आधारित श्रृंखला सीरीज का आज अपना दूसरा दिन है, जिसमें अपन टॉपिक लेंगे आज उपभोग फलन। उपभोग फलन टॉपिक के जो भी क्वेश्चन आपके माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट और फाइनल टेस्ट में आए हैं, उन सारे क्वेश्चनों का समाधान आज अपने इस श्रृंखला के अंदर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है उपभोग फलन में ए किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको सबसे पहले तो उपभोग फलन का पता होना चाहिए कि उपभोग फलन क्या होता है, और फिर उसमें उपभोग फलन में ए किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहली बात तो उपभोग फलन का जो मतलब होता है वो होता है कि उपभोग और आय, उपभोग्य आय। उपभोग्य आय को y भी लिख सकते हो, y d भी लिख सकते हो। इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसी को क्या कहा जाता है, उपभोग्य फलन कहा जाता है। अब प्रोफेसर किन्स ने जो उपभोग फलन दिया है, प्रोफेसर किन्स के उपभोग फलन को इस तरह से लिखा जाता है c बराबर a प्लस बी वाई। अब किन्स के उपभोग फलन को अल्पकालीन उपभोग फलन कहा जाता है। अब इसमें पूछा यही है कि उपभोग फलन में ए किसका प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब ए ये, इसमें जो ए है वो स्वायत्त उपभोग को व्यक्त करता है। किसको? स्वायत्त उपभोग, या इसको आप बोल सकते हो ऑटोनोमस कंजप्शन। स्वायत्त उपभोग बोल दो, कंजप्शन आप इसको स्वतंत्र उपभोग बोल दो, इसको ये व्यक्त करता है। इसमें ये जो उपभोग फलन है, अगर इसको अपन डायग्राम के रूप में दिखाएं तो आप डायग्राम के रूप में इस तरह से आप दिखा सकते हो। जैसे उपभोग फलन का अगर डायग्राम अपन बनाते हैं, एक मिनट है, डायग्राम में अपन नीचे ये अपना अक्ष अक्ष होगा, इस अक्ष अक्ष के ऊपर तो क्या लेंगे अपन है, उपभोग्य आय। उपभोग्य आय जिसको अपन किससे दिखाते हैं, y से। और ये आपका y अक्ष है, इसके ऊपर अपन किसको ले लेंगे, उपभोग, जिसको अपन किससे दिखाते हैं, c से। ये जो c है वो अपने यहाँ ले लिया, ये उपभोग्य आय जो y है इसको अपने यहाँ दिखा दिया। एक आप पे यहाँ से 45 डिग्री की रेखा बनाना। आप ये जो 45 डिग्री की रेखा है y बराबर ये c प्लस एस, इसका मतलब ये आय रेखा है। और आय आपको पता है कि कंजप्शन और सेविंग का योग कर दे तो वो आय के क्या होता है, बराबर होता है। फिर किन्स के उपभोग फलन में ये जो उपभोग फलन रेखा बनाएंगे अपन, ये उपभोग फलन रेखा है। और इस रेखा का ये मतलब ये उपभोग को बता रही है सी, ये उपभोग फलन वक्र है। और इस वक्र का जो समीकरण होगा, ये जो समीकरण है वो इस वक्र का ही समीकरण है। इसको अपन लिखेंगे c बराबर ए प्लस बी वाई। ये आपकी उपभोग फलन का है समीकरण बोल दो, या उपभोग फलन रेखा बोल दो। अब इसमें जो ये a है, ठीक है ना, ये a ये दूरी है, और इस दूरी को क्या कहा जाता है, स्वायत्त उपभोग या स्वतंत्र उपभोग। स्वतंत्र उपभोग बोल दो, चाहे इसको आप स्वायत्त उपभोग बोल दो। इसका मतलब ये होता है कि जब आय अल्पकाल में आय जीरो भी हो सकती है, इनकम जीरो होने की स्थिति में कितना उपभोग होता है, तो यहाँ पर आय जीरो है तो इस स्थिति में इतना उपभोग हो रहा है। इसका मतलब ये उपभोग आय के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो जो उपभोग आय के ऊपर डिपेंड नहीं है, आय पर निर्भर नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, स्वायत्त उपभोग कहा जाता है। तो ये दूरी तो क्या होगी, ए होगी। और इस समीकरण में ये जो बी है, आपका बी दिख रहा है, ये बी बता रहा है इसकी ढाल को, उपभोग फलन वक्र की ढाल को, जिसको आप बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो ये दो तीन चीजें इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो आपका उपभोग फलन है, इस उपभोग फलन में ए स्वायत्त या स्वतंत्र उपभोग को बताता है। इसका मतलब ये वो उपभोग है जब आय जीरो हो, तो जीरो आय की स्थिति में कितना उपभोग होता है, तो ये जो दूरी है वो जीरो आय की स्थिति में होती है, इसको बोलते हैं स्वायत्त उपभोग। बी है वो बताता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और उपभोग फलन वक्र में बी किसको बताएगा, उपभोग फलन वक्र के ढाल को बताता है। ये ढाल ज़्यादा होगी, इसका मतलब बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बी की वैल्यू कम होगी तो ढाल क्या होगी, कम होगी। तो बी में दो बातें याद रखनी है। बी का मतलब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बी का मतलब एमपीसी होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि B बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। इसका मतलब उपभोग का परिवर्तन और आय के परिवर्तन का जो अनुपात होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर देखो कौन सा आएगा,
उपभोग फलन में किसका प्रतिनिधित्व करता है, ए किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो अभी मैंने बताया था कि ये दूरी क्या है, ए है, और ये दूरी ये बता रही है कि आय जीरो होने की कंडीशन में कितना उपभोग होता है, उसी को बोलते हैं अपन स्वायत्त उपभोग या स्वतंत्र उपभोग। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, आपका 3 नंबर सही हो जाएगा, स्वायत्त उपभोग, ये 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान किस सीमा में होता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी लिखते हैं उसको। एमपीसी होती क्या है, एमपीसी का मतलब होता है कि आय में जब वृद्धि होती है तो आय की वृद्धि को अपन लिखते हैं डेल्टा वाई, और आय की वृद्धि से उपभोग में जितनी वृद्धि होती है उसको अपन लिखते हैं डेल्टा सी। तो डेल्टा सी और डेल्टा वाई मतलब उपभोग का परिवर्तन और आय के परिवर्तन का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, एमपीसी। और ये जो मैंने लिखा आपका उपभोग फलन लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, सी बराबर ए प्लस बी वाई, इसमें ये जो बी है वो बी क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। इसका मतलब ये होता है कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ेगा, क्योंकि उपभोग फलन का मतलब होता है कि उपभोग का और आय के बीच का संबंध उपभोग फलन कहलाता है। आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, आय के घटने पर उपभोग घटता है। इसका मतलब उपभोग किसका फलन है, आय का फलन है। अब आय के बढ़ने से उपभोग में कितनी वृद्धि हुई है, तो आय की वृद्धि को तो अपन लिख लिया डेल्टा वाई जो यहाँ लिखी है। आय के बढ़ने से उपभोग में कितनी वृद्धि होती है उसको अपन लिख देते हैं डेल्टा सी, और दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। उपभोग में वृद्धि का अनुपात और आय की वृद्धि का अनुपात निकाल लिया, ये क्या होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। अब पूछा इसमें ये कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान किस सीमा में होता है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर आय में वृद्धि हुई है लेकिन उपभोग में वृद्धि नहीं हुई हो तो ऐसी स्थिति में एमपीसी क्या होगा, एमपीसी जीरो होगा। तो एमपीसी जीरो कब होता है, आय में वृद्धि होने के बावजूद भी उपभोग में कोई वृद्धि नहीं हुई हो, तो उस स्थिति में एमपीसी क्या होगा, जीरो होगा। फिर उसके बाद में ये तो एमपीसी की न्यूनतम वैल्यू होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि जितनी आय में वृद्धि हुई है उपभोग में भी उतनी वृद्धि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एमपीसी क्या होगा, 1 होगा। अगर उपभोग की वृद्धि और आय की वृद्धि दोनों बराबर हो, मतलब ये कंडीशन हो, डेल्टा सी बराबर क्या हो, डेल्टा वाई, अगर ये कंडीशन है तो ऐसी स्थिति में एमपीसी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा सी और डेल्टा वाई ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर की संख्या में बराबर की संख्या भाग लगता है तो क्या आता है, 1 आता है। तो एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी होती है, 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, इसलिए एमपीसी को इस तरह से लिखा जाता है, 0 ग्रेटर देन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और लेस देन 1। ये आप याद रखना हमेशा, ये या चाहे इसको ऐसे लिख दो आप, या 0 ग्रेटर देन एमपीसी मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 से ज़्यादा होती है, और लेस देन क्या होती है, 1। ये पॉइंट अब आपको हमेशा याद रखना है, ये 2 लाइन। तो 0 की एमपीसी का मान किस सीमा में होता है, 0 से 1 के बीच में, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 2 लाइनें आपको जरूर याद रखनी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी के निर्धारण का सूत्र अभी मैंने लिखाया था। एमपीसी का मतलब क्या होता है, आय उपभोग की वृद्धि और आय की वृद्धि का अनुपात, यही एमपीसी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनकम बढ़ती है तो उपभोग बढ़ेगा। अब इनकम बढ़ने से उपभोग में कितनी वृद्धि होती है, जितनी वृद्धि होती है वही क्या होता है, एमपीसी होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है। तो इसका सूत्र ये होता है। तो इसका मतलब ये तो हो गया उपभोग का परिवर्तन, ये क्या हो गया, आय का परिवर्तन। इसमें देखो एमपीसी बराबर है आय बटा उपभोग, नहीं ये गलत है। दूसरा उपभोग बटा आय, नहीं ये भी गलत है। उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, ये क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्पकाल में एक रेखीय उपभोग फलन दर्शाता है कि, अल्पकाल में, एक तो यह ध्यान रखना अल्पकाल दिया हुआ, इसका मतलब स्वायत्त उपभोग भी इसमें होगा। देखो 2 समीकरण दिए जाते हैं उपभोग फलन के संबंध में, 2 समीकरण है महत्वपूर्ण। एक तो प्रोफेसर किन्स का है, प्रोफेसर किन्स का जो उपभोग फलन का जो समीकरण है उसको भी आपको याद रखना है। तो किन्स का जो समीकरण है उस समीकरण को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो तो है आपका सी बराबर है ए प्लस बी वाई, और एक कुजनेट्स का, कुजनेट्स का जो उपभोग फलन है उसको लिखा जाता है सी बराबर है
बी वाई। दोनों में डिफरेंस ये है कि कुजनेट्स के उपभोग फलन को तो कहा जाता है दीर्घकालीन उपभोग फलन, और किन्स के उपभोग फलन को क्या कहा जाता है, अल्पकालीन उपभोग फलन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि किन्स के उपभोग फलन में क्या है, स्वायत्त उपभोग है, स्वतंत्र उपभोग है। किन्स का उपभोग फलन ये बताता है कि एक उपभोग इस तरह का भी होता है जो आय पर डिपेंड नहीं करता। हो सकता है कुछ समय व्यक्ति की इनकम जीरो लेकिन उपभोग जीरो नहीं हो सकता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्वायत्त या स्वतंत्र उपभोग, जिसको ए से दिखाया गया है। ऐसा अल्पकाल में पॉसिबल है, दीर्घकाल में पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिसमें स्वायत्त उपभोग हो वो तो होगा अल्पकालीन, और जिसमें स्वायत्त उपभोग नहीं हो वो क्या होगा, दीर्घकालीन उपभोग। और दीर्घकालीन उपभोग फलन किसने दिया है, कुजनेट्स ने दिया है, ये अमेरिका के अर्थशास्त्री थे उन्होंने दिया है। और अल्पकालीन उपभोग फलन किसने दिया है, प्रोफेसर किन्स ने दिया है। अब अपना जो क्वेश्चन है वो वापस देखो आप, अल्पकाल में एक रेखीय उपभोग फलन, इसका मतलब इस उपभोग फलन की बात करें अपन किन्स वाले की। अब किन्स वाला जो उपभोग फलन है वो दो टाइप का होता है, एक तो रेखीय, एक गैर रेखीय या वक्री आकार का। अब रेखीय उपभोग फलन की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ रेखीय उपभोग फलन बना रहा हूँ। उपभोग फलन है जैसे यहाँ तो अपन ले लेंगे उपभोग्य आय, ये तो उपभोग्य आय आ गई, जिसको अपन उपभोग फलन में y से दिखाते हैं। और ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, उपभोग आ गया, जिसको अपन किससे दिखाते हैं, c से दिखाते हैं। और एक 45 डिग्री की सीधी रेखा खींचती वो आय को दिखाएगी, जिसको अपन y लिख सकते हैं c प्लस s। एक रेखीय है तो इसका मतलब आप एक सीधी रेखा इस तरह से बनाना, आप ये रेखीय उपभोग फलन हो गया। इसमें रेखीय उपभोग फलन में ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ, जिसको मैं अलग कलर दे देता हूँ, जैसे ये दूरी है, ये दूरी स्वायत्त उपभोग हो गया, जिसको अपन किससे दिखाते हैं, ए से, स्वतंत्र उपभोग। इस उपभोग फलन में ए है वो ये है। अब रेखीय उपभोग फलन एक सीधी रेखा क्या है, तो इसका उपभोग फलन समीकरण क्या होगा, c बराबर a प्लस बी वाई। ये इस रेखा का क्या है, समीकरण है। ठीक है यहाँ तक। अब इस उपभोग फलन में ये बता रहा है कि एमपीसी गिरती है किंतु एपीसी स्थिर रहती है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एमपीसी उपभोग फलन वक्र में इसकी ढाल को व्यक्त करती है। क्या करती है, इसकी ढाल को व्यक्त करती है। और हमेशा आप दिमाग में रखना, एक सीधी रेखा का, एक सरल रेखा का जो ढाल होता है वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। और इसका ढाल कौन व्यक्त करता है, एमपीसी। एमपीसी का मतलब है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, उपभोग का परिवर्तन और आय के परिवर्तन का अनुपात। और इस रेखा का जो ढाल है वो क्या है, एमपीसी है, और ढाल क्या है, स्थिर है। इसलिए एमपीसी हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। क्लियर यहाँ तक। दूसरी बात, आप एपीसी, एपीसी क्या होता है, एपीसी होता है आपके, एपीसी उपभोग का आय से अनुपात, ये एपीसी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अपन ले, ये एक आय का स्तर है, इसको अपने y1, ये एक आय का स्तर ले लिया जिसको अपने नाम दे दिया y2। अब इन दोनों के ऊपर अपने को औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपने, जैसे इस इनकम के ऊपर औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी हो तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, मान लो a, यहाँ नाम दे दिया अपने b। यहाँ औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, इसका मतलब ये हो गया कि ये उपभोग है, ये दूरी क्या है, आय। तो उपभोग तो कौन सी होगी आपकी, AY1, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, OY1 से, इससे डिवाइड कर देंगे, ये औसत उपभोग प्रवृत्ति आ गई। इस इनकम के ऊपर आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। तो इस इनकम के ऊपर उपभोग है इतना, इसका मतलब उपभोग तो हो गया आपका कौन सा, BY2, ये दूरी हो गई। और इनकम कौन सी होगी, ये दूरी होगी जिसको अपन ने OY2, ये औसत उपभोग प्रवृत्ति होगी। अब आपको एक रेखा में या उपभोग फलन वक्र के किसी बिंदु पर आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करोगे, तो इसका तरीका ये है कि मान लो इस बिंदु पर आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, इस बिंदु पर ज्ञात करनी है, तो आप मूल बिंदु से एक सीधी किरण खींचना। जैसे ये एक मूल बिंदु से खींची हुई किरण है, ये अपने मूल बिंदु से एक सीधी किरण खींची है, ये किरण यहाँ आ रही है, ठीक है। और इस बिंदु पर आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी हो तो आप मूल बिंदु से एक किरण खींचोगे तो वो किरण यहाँ आ रही है। अगर इनकम का कोई और लेवल ले अपन, जैसे y3 ले लिया, तो इस y3 के ऊपर अगर आप औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी हो तो इसके ऊपर क्या करनी पड़ेगी, एक किरण खींचनी पड़ेगी। अब ये जो किरण का ढाल है वो किसको बताएगा, एपीसी को बताएगा। ये ढाल देखो लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब एपीसी क्या हो रही है, घट रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इधर इनकम बढ़ रही है ना,
जैसे इनकम इतनी थी तब एपीसी इस रेखा की इस किरण की ढाल को बता रहा था, जब इनकम बढ़ गई इतनी होगी तो एपीसी इस रेखा की या इस किरण की ढाल को बता रहा था, और फिर अगर इनकम बढ़ गई इतनी होगी तो फिर ये जो किरण है इसकी ढाल को बता रहा है। अब ये देखो किरण का ढाल लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि आय के बढ़ने के साथ साथ औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। ये तो हो गई औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात। दूसरी बात करें अपने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की, मैंने बताया था कि उपभोग फलन वक्र का जो ढाल है वो किसको बताएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को। और ये एक सरल रेखा है, उस सरल रेखा का ढाल हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसका मतलब एमपीसी तो स्थिर होगी और एपीसी लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, एमपीसी गिरती है, एमपीसी नहीं गिरी स्थिर है, और एपीसी स्थिर रहती है, बात गलत है। एमपीसी स्थिर है, गलत है, सॉरी एमपीसी स्थिर है ताकि एपीसी गिरती है यदि आय बढ़ती है, बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा आपका, ये सही हो गया। क्योंकि एमपीसी स्थिर है, मैंने बताया सरल रेखा है, और सरल रेखा उपभोग फलन का जो ढाल है वो एमपीसी को बताएगा, इसकी ढाल क्या है, स्थिर है, इसलिए एमपीसी तो स्थिर है। और एपीसी लगातार गिर रही है, देखो आय के बढ़ने से मूल बिंदु से जो अपने किरण खींचा है ना, इस किरण का ढाल किसको बताएगा, एपीसी को, और ये लगातार क्या होती जा रही है, गिर रही है। इसलिए आपका सही कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अल्पकाल में एक रेखीय उपभोग फलन ये दर्शाता है कि एमपीसी तो स्थिर है किंतु एपीसी क्या है, गिरती है। अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लेते, यहाँ पर तो ये पूछ लिया रेखीय उपभोग फलन है, अगर रेखीय की बजाय ये आ जाता गैर रेखीय उपभोग फलन वक्र, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते, उसका भी बताते हैं आपको। देखो अब हम आपको एक गैर रेखीय उपभोग फलन वक्र बनाते हैं अपन। ये उपभोग्य आय आ जाएगी यहाँ पर, जिसको अपन y से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर उपभोग आ जाएगा, जिसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, c से व्यक्त करते हैं। ये अपना y अक्ष हो गया, ये अपना x अक्ष हो गया। एक सीधी 45 डिग्री की रेखा बना देंगे अपने, ये उपभोग, ये आय रेखा होगी c प्लस s। अब गैर रेखीय, इसका मतलब आप सरल रेखा में बनाने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से अपन बनाएंगे। ये सी उपभोग फलन है, ये तो बता रहा है कि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग बढ़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये रेखीय नहीं है। अब रेखीय उपभोग फलन में आपको पता है कि इसका समीकरण अपन लिखे ना, तो इसका समीकरण है c बराबर a प्लस बी वाई। मैंने बताया था ये a स्वायत्त उपभोग है, स्वायत्त उपभोग का मतलब वो उपभोग जो आय के जीरो होने पर होता है। तो ये जो उपभोग है, देखो यहाँ से मैं इसको कलर अलग दे देता हूँ, जैसे ये जो दूरी है, ये दूरी ये तो किसको बता रही है, इस उपभोग फलन में स्वायत्त उपभोग को बताती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, और हिंदी में स्वायत्त उपभोग भी बोल देते हैं, स्वतंत्र उपभोग भी बोल देते हैं। और जिसको उपभोग फलन जो अपना समीकरण है ना, c बराबर a प्लस बी वाई, इसमें ये a है, तो ये जो a है, ये दूरी, ये a है, ये दूरी, ये तो स्वायत्त उपभोग हो गया। अब इस समीकरण में ये जो b है, ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बताती है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को अगर अपन सीमांत उपभोग फलन को अगर डायग्राम में बनाते हैं, तो ये इसको हो गया उपभोग फलन, और इस उपभोग फलन में उपभोग वक्र ये है। अब इसकी जो ढाल है वो ढाल बताती है किसको, b को। उपभोग फलन वक्र की जो ढाल है वो ही किसको बताती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बताती है। अब इसकी ढाल आपको साफ दिख रही है, सरल रेखा तो है नहीं, जैसे जैसे अपन इनकम बढ़ रही है तो उसकी ढाल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्योंकि इसके ऊपर जो अगर अपन स्पर्श रेखा खींचे ना, देखो ये स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा खींची, तो इस स्पर्श रेखा की ढाल लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब हो गया कि आय के बढ़ने पर उपभोग, आय में जो वृद्धि हो रही है तो उपभोग की जो वृद्धि है वो आय की वृद्धि की अपेक्षा कम होती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा सी लेस देन क्या है, डेल्टा वाई। इसका मतलब उपभोग की वृद्धि आय की वृद्धि के कंपैरिजन में क्या है, लगातार कम होती जा रही है। इसका मतलब एमपीसी घट रही है। तो इसको आप अल्पकाल में एक रेखीय उपभोग फलन वाली तो बात आपको बता दी थी। अगर गैर रेखीय में आ जाए
तो ऐसी स्थिति में एमपीसी भी घटती है और एपीसी भी घटती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, रेखीय उपभोग फलन में एमपीसी स्थिर है, क्योंकि रेखीय उपभोग फलन एक सरल रेखा का होता है। ये देखो, ये y आपका c प्लस s हो गया, ये रेखीय उपभोग फलन है, ये c। इसमें इस रेखा का ढाल क्या है, स्थिर है, और इसका ढाल किसको बताएगा, एमपीसी को, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को। जबकि इसमें क्या है, उपभोग फलन रेखा का ढाल क्या होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। तो इस तरह को बोलते हैं रेखीय उपभोग फलन है, और इस तरह को बोलते हैं गैर रेखीय उपभोग फलन। तो रेखीय उपभोग फलन में तो ये ध्यान रखना, इसमें एमपीसी तो क्या रहता है, स्थिर, और एपीसी क्या होता है, घटता है। ये दो लाइन आपको याद रखनी है। और ये जो उपभोग फलन है, इसमें अलग है चीज़, इसके अंदर क्या है, इसमें एमपीसी मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये भी घटता है, और एपीसी भी क्या होता है, एपीसी भी घटता है। इसमें एपीसी और एमपीसी दोनों घटते हैं, जबकि इसमें एमपीसी स्थिर है और एपीसी घटता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम के संबंध में असत्य कथन है। सबसे पहली बात तो आपको किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम है क्या, वो देखना आपको। किन्स का मनोवैज्ञानिक नियम ये कहता है कि अगर समाज के लोगों की इनकम बढ़ती है, डेल्टा वाई इनकम की वृद्धि को, तो उपभोग में भी वृद्धि होगी। लेकिन उपभोग की वृद्धि आय की वृद्धि से क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब डेल्टा सी जो है, डेल्टा सी लेस देन रहेगा डेल्टा वाई से। ठीक है, उपभोग की वृद्धि आय की वृद्धि के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। इसलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एमपीसी बराबर होता है डेल्टा सी, और नीचे लिख दिया अपन डेल्टा वाई। ये डेल्टा सी इस डेल्टा वाई से कम है, इसका मतलब एमपीसी क्या होगी, 1 से कम होगी। अगर ये दोनों बराबर होते, बराबर होने का मतलब हो गया कि उपभोग की वृद्धि और आय की वृद्धि यदि दोनों बराबर होती, जैसे मान लो कि उपभोग में 100 करोड़ की इनकम में 100 करोड़ की वृद्धि हुई है, तो डेल्टा वाई यदि क्या है, 100 करोड़ है, और उपभोग में भी कितनी वृद्धि हो जाए, 100 करोड़ की वृद्धि हो जाए, तो डेल्टा सी भी क्या हो गया, 100। तो ऐसी स्थिति में आप इसको अगर ये लिखते कि 100 करोड़ अपॉन 100 करोड़, अगर इनको काटें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 कब होती है, वो तभी होती है जब उपभोग की वृद्धि और आय की वृद्धि दोनों क्या हो, बराबर हो। लेकिन प्रोफेसर किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम ये बताता है कि उपभोग की वृद्धि आय की वृद्धि से क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब समाज के लोगों की का जब इनकम बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ेगा, लेकिन उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं होगी जितनी की आय में वृद्धि हुई है। इसका मतलब उपभोग की वृद्धि आय की वृद्धि से कम होती है। इसलिए मैंने लिखा है डेल्टा सी लेस देन क्या होता है, डेल्टा वाई। अब ये डेल्टा सी डेल्टा वाई से कम है, इसका मतलब इन दोनों का अनुपात 1 नहीं आएगा, 1 से क्या आएगा, कम आएगा। इसलिए प्रोफेसर किन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम को शॉर्ट में यदि आप सारांश के रूप में लिखना चाहो तो आप ये ध्यान में रख लेना, आप मनोवैज्ञानिक नियम। मनोवैज्ञानिक नियम, किन्स का जो मनोवैज्ञानिक नियम है उसको आप शॉर्ट में इस तरीके से याद रख सकते हो। नियम, वो नियम ये बता रहा है कि एमपीसी जो है, या एमपीसी को आप लिखते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये 0 से तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और 1 से क्या होती है, कम होती है। ये लाइन याद, ये जो लाइन है ये प्रोफेसर किन्स का मनोवैज्ञानिक नियम है। एमपीसी 0 से कम और 1 से 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है, जिसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि जब समाज के लोगों की आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग की वृद्धि आय की वृद्धि से कम होती है। इसी वजह से एमपीसी 0 से ज़्यादा हो जाती है और 1 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा आपके, निम्नलिखित में किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम के संबंध में असत्य कथन है। जैसे पहला देखो, वास्तविक उपभोग वास्तविक आय का स्थिर फलन, ये बात सही है, क्योंकि ये जो उपभोग है वो a प्लस बी वाई इस तरह से लिखा गया है किन्स के उपभोग फलन को। इसका मतलब आय के बढ़ने पर उपभोग में वृद्धि होगी,
ठीक है ना। और आय कम हो गया तो उपभोग में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए वास्तविक उपभोग है वो किसका फलन है, वास्तविक आय का, क्योंकि यहाँ वाई वास्तविक आय है और सी क्या वास्तविक उपभोग है, इसका स्थिर फलन है। स्थिर फलन का मतलब होता है कि आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोग बढ़ जाता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा है वास्तविक आय के बढ़ने पर वास्तविक उपभोग में वृद्धि होती है। वास्तविक आय के बढ़ने पर वास्तविक उपभोग में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उपभोग भी बढ़ेगा, ये बात भी क्या है, सही है। तीसरा देखो, जब वास्तविक आय बढ़ती है, ठीक है, तो उपभोग पर किया जाने वाला आय का प्रतिशत क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये बात भी सही है। इसका मतलब जब आय बढ़ती है तो उपभोग पर किए जाने वाले आय का प्रतिशत कम हो जाता है, इसका मतलब उपभोग में वृद्धि जो है वो आय की वृद्धि की कंपैरिजन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब ये भी बात सही है, क्योंकि ये लाइन इसको बता रही है, इस बात को बता रही है। अगला जो है आपके वो देखो क्या है, वास्तविक उपभोग में वृद्धि होने पर वास्तविक आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, ये बात गलत है। वास्तविक उपभोग में वृद्धि होने पर वास्तविक आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि किन्स का जो उपभोग फलन है ये, इसमें आय जो है उपभोग्य आय ये स्वतंत्र चर है और उपभोग क्या है, आश्रित चर है। इसका मतलब पहले परिवर्तन किस में होता है, आय में होता है, और आय में परिवर्तन होने से क्या होता है, उपभोग में परिवर्तन होता है। इसका मतलब उपभोग आय पर डिपेंड, आय उपभोग के ऊपर डिपेंड नहीं है, प्रोफेसर किन्स के समीकरण। तो इसका मतलब किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें आपका 4 नंबर आ जाएगा। 4 क्यों आया, क्योंकि इसमें दे रखा है वास्तविक उपभोग में वृद्धि होने पर, इसका मतलब उपभोग को स्वतंत्र चर माना है और आय को क्या माना है, आश्रित चर, जबकि रियलिटी क्या है, आय स्वतंत्र चर है और उपभोग आय के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये कथन क्या है, गलत है। तो इसमें आपका अगर पूछा यह कि कौन सा कथन गलत है, तो ये 4 नंबर वाला कथन गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोग फलन का फलनात्मक संबंध है। उपभोग फलन का फलनात्मक संबंध है, इसका मतलब उपभोग फलन किस किस के बीच का संबंध है। तो उपभोग फलन अभी अपने लिखा था c बराबर a प्लस बी वाई। उपभोग फलन तो ये बता रहा है कि उपभोग आय का फलन होता है, या देश का वास्तविक उपभोग वास्तविक आय का क्या होता है, फलन होता है। वास्तविक आय के बढ़ने पर वास्तविक उपभोग बढ़ जाता है। अब देखो, आय एवं बचत का नहीं है, गलत है। कीमत एवं उपभोग का बिल्कुल गलत है। उपभोग एवं आय का, ये उपभोग है, ये आय हो गए, बिल्कुल सही है। तो इसमें उपभोग का फलनात्मक संबंध है, इसका मतलब उपभोग किसके बीच में फलनात्मक संबंध है, उपभोग और आय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपभोग फलन c बराबर बी वाई के संबंध में सही है, बी वाई के संबंध में सही है। अभी मैंने बताया था आपको कि ये प्रोफेसर कुजनेट्स का उपभोग फलन है, जिसको अपन बोलते हैं दीर्घकालीन उपभोग फलन है। तो ये जो दीर्घकालीन उपभोग फलन है, इसके अंदर क्या चीज है, इसमें ये है, जैसे मैंने लिखा है c बराबर बी वाई। अगर आप इसका समीकरण बनाते हैं तो इसका जो समीकरण बनेगा वो इस तरीके से बनेगा समीकरण, क्योंकि इसमें कोई भी देखो स्वायत्त उपभोग नहीं है। तो यहां पर तो लिख दिया अपन ने उपभोग्य आय, और यहां लिख दिया अपने उपभोग C। ये जो C है वो अपने यहाँ ले लिया, ये आय अपने वो आय इस पे ले ली। एक 45 डिग्री की रेखा जो अपन खींचेंगे वो आय को बताएगी, C प्लस S, क्योंकि आय उपभोग और बचत का योग होती है। और ये जो उपभोग फलन है ये मूल बिंदु से शुरू होगा, ये इस तरह से, ये आपका उपभोग फलन है, मूल बिंदु से शुरू हुआ है। इसका मतलब होगा कि आय 0 होगी तो उपभोग भी क्या होगा, 0। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, देखो जैसे इनकम बढ़ रही है, जैसे मान लो आय ये इतनी इनकम है जिसको अपने नाम दे दिया y1, तो उपभोग कितना है, तो उपभोग रेखा ये है ना, इतना उपभोग है जिसको मान लो अपने a नाम दे दिया। आय बढ़ के कितनी होगी, y2 होगी, तो उपभोग भी बढ़ गया, इतना हो गया उपभोग, पहले इतना था अब इतना हो गया जिसको अपने नाम दे दिया b। आय यदि मान लो बढ़ करके y3 हो गई, तो उपभोग भी बढ़ के कितना हो गया, जिसको अपने नाम दे दिया, जैसे मान लो m नाम दे देते हैं, उपभोग इतना हो गया। अब अपने को औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी है।
ठीक है ना। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति आपको पता है कि एपीसी जो होती है वो उपभोग का और आय का अनुपात होता है। मतलब आय के किसी भी स्तर पर आप औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करना चाहते हो तो उस आय के ऊपर उपभोग कितना है उसको आप किससे डिवाइड कर देना है, आय से डिवाइड कर देना है। जैसे ये एक आय का स्तर है, इस आय के स्तर पर उपभोग है इतना, तो आपको इस आय के ऊपर औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे, ये उपभोग हो गया, उपभोग को अपन क्या लिख देंगे, AY1, ये दूरी हो गई, इसको डिवाइड कर देंगे इनकम से, तो इनकम वाली दूरी ये है ना, इसको OY1, ये आपकी क्या होगी, APC होगी। ठीक है यहाँ तक। और इसके ऊपर APC ज्ञात करनी है, औसत उपभोग प्रवृत्ति, ये उपभोग हो गया, इसको भाग लगाना किससे, इसे इनकम से। अब बात करें अपन MPC की। MPC जो होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जैसे इसमें ये जो B है वो MPC को बताएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो, ये इस रेखा की क्या है, ढाल है। अब आपको पता है कि ये उपभोग फलन वक्र सीधी रेखा का है, और सीधी रेखा के उपभोग फलन वक्र का ढाल क्या होता है, हर बिंदु पर स्थिर रहता है। तो इसकी MPC क्या है, स्थिर है। एक तो ये ध्यान रखना, इसमें MPC क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। MPC को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, MPC डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। MPC को कैसे लिखा जाता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। ये क्या है, इसमें स्थिर है, याद रखना, ये बहुत बार आता है। दूसरी बात APC की करें अपन कि APC क्या है, APC होता है C अपॉन वाई, उपभोग का आय से अनुपात होता है, जबकि MPC उपभोग परिवर्तन का आय परिवर्तन से अनुपात होता है। अब MPC मैंने बताया था कि किसी भी आय के स्तर पर आपको MPC ज्ञात करनी है तो उस पर एक क्या है, स्पर्श रेखा खींचते हैं। जैसे इसके ऊपर स्पर्श रेखा अपन ने खींची, ये तो ये स्पर्श रेखा यहाँ खींची, तो ये स्पर्श रेखा यहाँ खींची, ये स्पर्श रेखा, सबकी देखो ढाल समान है, इसका मतलब MPC क्या रहेगा, स्थिर। अब बात करें APC की। APC ज्ञात करने के लिए आपको मूल बिंदु से जिस आय के ऊपर या उपभोग फलन वक्र के जिस बिंदु पर आपको APC ज्ञात करनी है, मतलब A बिंदु पर APC ज्ञात करनी है, तो क्या करोगे आप, मूल बिंदु से एक सीधी किरण खींचोगे, तो ये किरण खींच दी। आपको इस B बिंदु पर आपको APC ज्ञात करनी है, यह कहो कि आय के Y2 स्तर पर आपको APC ज्ञात करनी है, तो भी आपको मूल बिंदु से किरण खींचनी पड़ेगी। तो मूल बिंदु से किरण खींचोगे, यही आ रही है। इस आय के स्तर पर या इस उपभोग के स्तर पर आपको APC ज्ञात करनी है, तो मूल बिंदु से किरण खींचोगे तो यही आएगी। इसका मतलब हो गया कि APC भी क्या है, स्थिर है। जबकि किन्स का जो उपभोग फलन वक्र बनाया था अपने, मैं दोबारा बना देता हूँ, ये किन्स का उपभोग फलन वक्र है, ये C, ये आपका Y। इसमें देखो आप, ये इसमें ये एक है स्वतंत्र चर है, और इसके आय का अलग अलग स्तर ले लें, Y1, Y2 और Y3, अलग अलग अगर अपन ने स्तर ले लिया, तो अब आप इसके ऊपर अगर आप औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करना चाहते हो, इस बिंदु पर औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करना चाहते हो, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको मान लो M नाम दे दिया, तो मूल बिंदु से सीधी किरण खींचोगे तो वो किरण ये आ गई। इस बिंदु पर आपको APC ज्ञात करनी है, तो मूल बिंदु से किरण खींचोगे तो ये आ गई। देखो किरण का ढाल कम हो गया ना, इस बिंदु पर आप ज्ञात करना चाहते हो तो मूल बिंदु से किरण खींचोगे तो ये आएगी। इस किरण का ढाल लगातार कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में C अपॉन वाई मतलब APC क्या हो रही है, घट रही है। जबकि इसमें क्या है APC, इसमें APC या C अपॉन वाई क्या है, स्थिर है, इसमें स्थिर है, क्योंकि मूल बिंदु से खींची गई किरण सभी बिंदुओं पर एक ही आ रही है, इसलिए ये स्थिर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इस तरह का उपभोग फलन आ जाए, इसको बोलते हैं दीर्घकालीन उपभोग फलन, तो उसका डायग्राम बनेगा ये, और इसमें APC क्या रहती है, स्थिर रहती है। और अगर समीकरण इस तरह से आ जाए, C बराबर A प्लस B वाई, इसका मतलब ये उपभोग फलन वक्र पूछ रहा है, और इस उपभोग फलन वक्र में क्या होता है कि डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, इसका मतलब MPC, या इसको क्या बोल सकते हो आप, MPC। ये क्या है, सॉरी एक मिनट, APC की बात करें, पहले APC करता हूँ मैं। हाँ, इस समीकरण के अंदर क्या है, APC की अगर बात करें तो APC होता है C अपॉन वाई। ये क्या है, लगातार घट रहा है। तो दोनों के बीच में एक मेजर अंतर ये है कि दीर्घकालीन उपभोग फलन वक्र में APC क्या होता है, स्थिर रहता है, और जबकि अल्पकालीन उपभोग फलन वक्र में, जैसे किन्स का अल्पकालीन उपभोग फलन वक्र है, उसमें APC क्या होता है, आय बढ़ने के साथ साथ में घट रहा है। वापस इसको मैं बता देता हूँ आपको, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, बार बार समझनी पड़ेगी
कि अगर उपभोग फलन वक्र कैसा हो उसके हिसाब से आप एपीसी और एमपीसी का निर्धारण कर सकते हो। जैसे देखो, अगर ये आ जाए c बराबर a प्लस बी वाई, ये भी एक उपभोग फलन है, और c बराबर है बी वाई, ये की उपभोग फलन है, दोनों उपभोग फलन है। इसको तो बोलते हैं अल्पकालीन उपभोग फलन। ये तो अल्पकालीन उपभोग फलन है। और ये जो है ये आपका कौन सा है, ये है दीर्घकालीन उपभोग फलन। ये दीर्घकालीन उपभोग फलन है। ये जो उपभोग फलन आए तो उसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो एपीसी है, ठीक है ना, एपीसी होती क्या है, एपीसी होती है उपभोग का आय से अनुपात, ठीक है। तो ये तो क्या रहती है, इसमें स्थिर रहती है। और इस उपभोग फलन की यदि पूछ ले, सॉरी गलत बोल दिया मैं, ये तो अल्पकालीन है, गलत लिख दिया वीक में, इसमें ये उपभोग फलन है। इसमें देखो स्वतंत्र उपभोग है ना, इस वजह से इसमें एपीसी क्या होती है, घटती है। ये किन्स वाला है और इसमें एपीसी घटती है। और यदि ये उपभोग फलन वक्र पूछ लिया इसमें, तो इसमें एपीसी जो होती है, एपीसी मतलब सी अपॉन वाई, ये क्या रहती है, ये रहती है स्थिर। ये दो लाइनें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये अल्पकालीन उपभोग फलन है जो प्रोफेसर किन्स ने दिया है। किन्स के उपभोग फलन में स्वायत्त उपभोग है, इस वजह से एपीसी आय के बढ़ने के साथ घटती है। ये उपभोग फलन कुजनेट्स ने दिया है, इसमें स्वायत्त उपभोग नहीं है, इसलिए आय बढ़ने के साथ उपभोग में जो वृद्धि होती है या उपभोग कर आय का जो अनुपात है, एपीसी जो है वो आय बढ़ने के साथ साथ क्या रहती है, स्थिर रहती है। दो लाइन आपको याद रखनी है। अगला देखो, अल्पकालीन रेखीय उपभोग फलन, जैसे आ गया ना अल्पकालीन रेखीय उपभोग फलन, इसका मतलब ये उपभोग फलन कौन सा है, c बराबर a प्लस बी वाई। और ये कहाँ से शुरू होगा, मूल बिंदु से शुरू नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्वायत्त उपभोग फलन है। अब इसमें पूछा है कि अल्पकालीन रेखीय उपभोग फलन की स्थिति में जब आय में वृद्धि होती है, तो अभी अपन एक डायग्राम बनाया था ना अल्पकालीन उपभोग फलन का, दोबारा बना देता हूँ मैं इसका। ये तो आपको यहाँ तो ये उपभोग्य आय दिखाते हैं अपन, उपभोग्य आय, जिसको अपने यहाँ y, ये जो y है वो अपने इस अक्ष के ऊपर दिखा दिया, और उपभोग को अपने यहाँ दिखा देते हैं, ये उपभोग c को अपने यहाँ दिखा दिया। तो इस उपभोग फलन में c ये दिखा दिया, y ये दिखा दिया। अब आप एक 45 डिग्री की रेखा बना दो, ये y बराबर है c प्लस एस। उपभोग फलन वक्र रेखीय है, इसलिए सीधी रेखा का ये बना दो, ये उपभोग फलन वक्र हो गया। इसके अंदर ये जो दूरी है, ये दूरी किसको बता रही है, स्वायत्त उपभोग इस ए को बता रही है। बी इसमें क्या है, इस वक्र का ढाल है। अब रेखीय है, इसका मतलब बी क्या है, स्थिर है। बी लिख दो, चाहे इसको आप डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई लिख दो, या इसको क्या बोल दो आप, एमपीसी बोल दो। इसमें ये इस रेखा का क्या है, ढाल है, सीधी रेखा है, इसलिए एमपीसी क्या रहेगी, स्थिर। एमपीसी तो स्थिर है, तो फिर एपीसी क्या होगी, तो आप एपीसी को अपन लिखते हैं सी अपॉन वाई, ठीक है ना। और एपीसी इसमें लगातार क्या होती है, घटती है, आय बढ़ने के साथ घटती है, तो एपीसी इसमें घटती है। तो ये दो लाइन आपको याद रखनी है कि सरल रेखीय अल्पकालीन रेखीय उपभोग फलन वक्र है, उसमें आय बढ़ने के साथ साथ एमपीसी तो क्या रहती है, स्थिर, और एपीसी घटती है। देखो इसमें है क्या, रेखीय उपभोग फलन में आय में जब वृद्धि होती है तो एपीसी घटती है, बात सही है। एमपीसी स्थिर रहती है, ये बात भी सही है। ए और बी, ए और दो दोनों, इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, c बराबर 40 प्लस 0.75 वाई उपभोग फलन में सीमांत बचत प्रवृत्ति है। इसमें ध्यान रखना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति नहीं पूछी है, क्या पूछी है, सीमांत बचत प्रवृत्ति पूछी है। तो उपभोग फलन आपको पता है c बराबर a प्लस बी वाई होता है। इसमें a का मतलब तो क्या है, c बराबर a का मतलब तो क्या है, 40, और ये 0.75, ये किसका मतलब है, b सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बता रहा है, तो 0.75, ठीक है। और y किसको बता रहा है, आय को। तो ये आपका समीकरण ये हो गया। अब इसमें सीमांत बचत प्रवृत्ति पूछ रहा है। आपको
एक चीज़ बताई हुई है कि एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर क्या होता है, एक होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति को यदि अपन जोड़ देते हैं तो दोनों का जोड़ क्या होता है, एक होता है। इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये तो एम पी सी होगी, प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये क्या हो गया, एम पी एस हो गया। क्योंकि आय की जो वृद्धि, ये आय की वृद्धि उपभोग की वृद्धि प्लस बचत की वृद्धि का क्या होती है, योग होती है। और दोनों साइड में अगर अपन डेल्टा वाई से डिवाइड कर दें तो ये डेल्टा वाई इधर आ गया, इधर क्या आ गया, डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, यहाँ तक ये डेल्टा वाई है, ये तो क्या हो गया, एक। डेल्टा वाई में डेल्टा वाई का भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। डेल्टा सी को आप डेल्टा वाई से डिवाइड करोगे, इसका मतलब ये आय की वृद्धि, ये उपभोग की वृद्धि, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एमपीसी, प्लस ये उपभोग की बचत की वृद्धि, ये आय की वृद्धि, इसको अपन क्या बोलते हैं, एमपीएस। तो एमपीसी और एमपीएस दोनों का योग है वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अब आपको इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ तो आप दूसरा ज्ञात कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर आपको एमपीसी दे दी है। अब देखो दोनों का योग एक के बराबर होता है, दोनों में से यदि एक दिया हुआ हो तो आप दूसरा ज्ञात कर सकते हो। अब दे कौन सा रखा है अपने को दे रखा है एमपीसी दे रखा है, ये एमपीएस पूछा है, तो इसका मतलब एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा। एमपीसी कितना दे रखा है, 0.75, क्योंकि बी का मतलब क्या है, एमपीसी है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, ये 75 दे रखा है, तो आप एक में से घटा दो 0.75, तो आपका एमपीएस कितना आ जाएगा, 0.25। तो आपके इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, 0.25। अगला क्वेश्चन देखो, दीर्घकालीन उपभोग फलन है, ये बार बार मैं आपको बता चुका, दीर्घकालीन उपभोग फलन कुछ जेनेट्स ने दिया है। अब इसमें तो ये तो दीर्घकालीन है नहीं, ये तो अल्पकालीन है, क्योंकि इसमें स्वायत्त उपभोग है। तो दीर्घकालीन उपभोग फलन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बराबर बी वाई। अभी कई बार पढ़ चुके इसको अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी बराबर 20 प्लस 0.8 वाई उपभोग फलन में वाई बराबर कितना दे रखा है, 100। इसका मतलब उपभोग क्या है, 100 दे रखा हो, तब एपीसी पूछा है, ध्यान रखना क्या पूछा है, एपीसी का मूल्य क्या होगा। इसको आप कैसे करोगे, आपको ये पता है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी होती क्या है, उपभोग का आय से अनुपात होती है। ठीक है, अगर आपको इनकम का पता और उपभोग का पता हो तो आप औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हो। अब इसमें दे क्या रखा है, इनकम तो दे रखी है, ठीक है। अब उपभोग दे रखा है क्या, उपभोग आप इस y को इसमें यहाँ रखोगे तो आप c ज्ञात हो जाएगा अपना, तो आप c ज्ञात कर लो, ये अपने को ज्ञात करना है। और ये ज्ञात करने के लिए आपको पता क्या दे रखा है, c बराबर है 20 प्लस 0.8 वाई, यहाँ पर y क्या है, उपभोग्य आय। अब y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, तो 100 इसमें उतार दो आप, तो 20 प्लस 0.8 गुणा 100, इसको 100 से आप गुणा करो, तो 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आपके 80 आ जाएगा। तो ये 80 आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे करो कि 20 प्लस 0.8 को अगर आप 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो इनका योग क्या हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब c बराबर भी कितना है, 100 है, और y बराबर भी कितना है, 100 है। वैल्यू रखो आप, c की वैल्यू कितनी है, 100, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। तो आपका एपीसी कितना आ जाएगा, एपीसी आ जाएगा, इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें एपीसी का मूल्य कितना होगा, 1 होगा। आंसर दे रखा है आपका, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि उपभोग फलन c बराबर ये दे रखा हो, ये उपभोग फलन दे रखा है, तो संगत बचत फलन क्या होगा। अब उपभोग फलन दे रखा है, आपसे पूछ लिया क्या है, बचत फलन पूछ लिया, इस उपभोग फलन से रिलेटेड बचत फलन क्या होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, अभी आप समझने के लिए अपन क्या कर लेंगे, उपभोग फलन वक्र भी बना लेंगे और बचत फलन वक्र भी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं उपभोग फलन वक्र बना रहा हूँ, बचत फलन वक्र भी बना रहा हूँ।
ये तो उपभोग्य आय है, जिसको अपन क्या दिखाते हैं y से, और ये अपने क्या दिखा दिया, उपभोग दिखा दिया, ठीक है, c दिखा दिया, और ये अपने एक आय रेखा खींच दी। देखो ये आय y बराबर c प्लस s, मतलब उपभोग और आय को अपन जोड़ देते हैं तो देश की उपभोग्य आय ज्ञात हो जाती है। नीचे अपन क्या बनाएंगे, एक उपभोग फलन वक्र ही बना देता हूँ। ये आपका उपभोग फलन वक्र है c। ये बता रहा है कि अगर आय का स्तर इसको अपने मान लिया y1 और एक आय का स्तर अपने मान लिया ये y2 और एक आय का स्तर अपने मान लिया y3, ये अपने मान लिया। इसके नीचे मैं बना रहा हूँ बचत फलन वक्र भी बना रहा हूँ। बचत भी आपको पता है कि इनकम से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ तो अपन क्या ले लेंगे, उपभोग्य आय, जिसको अपन दिखाते हैं y से, और यहाँ ले लेते हैं अपन बचत s, क्योंकि आपने को पता है कि y जो होती है इनकम, वो उपभोग और s का क्या होती है, योग होती है। इसमें ये उपभोग वाली बात है, उपभोग फलन है, वो तो अपन इस डायग्राम में दिखा रहे हैं। बचत वाला डायग्राम अपना ये रहा। अब उपभोग कितनी है, आय इतनी है, तो इस आय को अपन यहाँ दिखा दें, ये आय का स्तर हो गया। एक आय का स्तर ये, इसको भी अपन नीचे दिखा दें y2 हो गया। एक आय का स्तर ये है, इसको अपने दिखा दिया y3 हो गया। अब इस आय से पहले देखो, इस आय के ऊपर तो उपभोग और बचत दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। एक थोड़ा सा ये 0 हो गया, ये 0 से कम, ठीक है। अब बचत वक्र अपन जब बनाएंगे तो आप देखो इस आय के ऊपर इनकम भी इतनी है और उपभोग भी इतना है। जब c बराबर y हो, जितनी कमाई है उतना ही खर्च कर देते हैं, तो इसका मतलब बचत 0 है। तो इस आय के ऊपर बचत क्या है, 0 है। तो 0 है तो इसका मतलब बचत वक्र यहाँ से शुरू होगा। देखो बचत यहाँ 0 हो गई, इनकम, इस इनकम के ऊपर बचत 0 है, तो ये 0 है। तो ये पहला डायग्राम अपने ये, इस आय के ऊपर बचत क्या है, 0 है। अब इस आय से पहले देखो इनकम तो है, जैसे यहाँ अपन बात करें, इनकम तो है इतनी और उपभोग है इतना, इसका मतलब आय से ज़्यादा उपभोग, आय से ज़्यादा, इसका मतलब डिस सेविंग हो रहा है, इसका मतलब पहले की वस्तुओं का यूज कर रहे हैं अपन। तो इससे नीचे आपको यहाँ से दिखाना पड़ेगा ये इसका मतलब ये डिस सेविंग है, यहाँ पर बचत ऋणात्मक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर बचत 0 हो गई। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ी है, जैसे आय का स्तर बढ़ के ये हो गया, आय का स्तर बढ़ के ये हो गया, तो इसका मतलब उपभोग तो है ये। अब ये जो दूरी है, ये देखो ये बचत को बता रही है, क्योंकि c प्लस s दोनों का योग है। तो ये जो दूरी है, ये दूरी किसको बता रही है, ये सेविंग को बता रही है, s को। इस दूरी को अपन कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर। तो इसको आप ले जाओ, तो ये दूरी है ना, ये देखो ये हो रही, ये आपका बचत फलन वक्र हो गया। ये बचत फलन वक्र ये बता रहा है कि आय का स्तर यदि y1 है, तो ऐसी स्थिति में आय और उपभोग बराबर है, इसका मतलब बचत क्या है, 0 है। इससे पहले उपभोग ज़्यादा है, आय कम है, इसका मतलब डिस सेविंग है, बचत क्या है, ऋणात्मक है। इसलिए बचत वाले को देखो 0 से कम दिखाया है, 0 से कम मतलब माइनस वाली स्थिति में दिखाया अपने, ये यहाँ से नीचे क्या है, माइनस है, तो माइनस में है बचत। फिर उसके बाद में जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जैसे आय का स्तर y2 है, तो बचत कितनी है, इतनी है, क्योंकि उपभोग तो इतना उपभोग हो गया, ये बचत है। आय का स्तर ये होने पर देखो इतना उपभोग हो गया, बचत कितनी, आप इसको ऊपर तक ले जाओगे, ये बचत है। इस बचत को अपने यहाँ दिखा रहे हैं। अब आप वापस देखो इस डायग्राम में, अगर उपभोग क्या है 40, इसका मतलब 40 ये दूरी बता रही है, ये जो 40 है ना वो a को बता रहा है, और इसमें आपको बता है by, ये तो उपभोग फलन होता है, तो a तो 40 है, इसका मतलब ये दूरी तो कितनी है, ये दूरी तो 40 के बराबर है। आगे है b का मतलब 0.75 और y 0.75 और y, ठीक है यहाँ तक। अब जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ये जो है वो अगर 0.75 है, तो इससे संगत बचत फलन क्या होगा, ठीक है यहाँ तक, ये अपने को देखना है अपना। तो संगत बचत फलन क्या होगा, तो यहाँ पर 40 तो उपभोग हो गया और उस समय इनकम 40, ये बचत है। ये जो दूरी है देखो, ये दूरी यहाँ पर 40 को दिखा रही है, इसका मतलब डिस सेविंग है। तो ये जो दूरी है वो किसको बताएगी, 40 को, और ये 40 किस में आएगा, माइनस में आएगा।
तो यहाँ पर इसको बचत फलन ये हो जाएगा 40, जो ये जो दूरी है जो आय से ज़्यादा उपभोग को बता रही है, तो इसका मतलब उतना बचतें क्या हुई है, ऋणात्मक हुई है। इसलिए यहाँ पर s बराबर क्या लिख देंगे अपने -40 प्लस दूसरी बात आपको पता है कि डेल्टा y बराबर होता है डेल्टा c अपॉन डेल्टा s। और अगर इसको अपने दोनों तरफ से डेल्टा y से डिवाइड कर दें, इधर डेल्टा y लिख दिया, इधर भी डेल्टा y से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इधर भी डेल्टा y से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इनका अगर अपन डेल्टा y को डेल्टा y से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1। इसका मतलब 1 बराबर क्या है, ये आपका क्या है, ये MPC है, ये आपका क्या है MPS है। इसका दोनों का योग 1 के बराबर होता है। अब आपको इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दी हुई तो आप दूसरी ज्ञात कर सकते हो। MPC दे रखा है, इसका मतलब MPS कैसे आएगा, MPS आ जाएगा 1 माइनस MPC। तो अब आपको MPS दे रखा है 0.75, तो MPC कितना हो जाएगा 0.25, तो ये आपका 0.25 दे रखा है। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो ढाल है, ये बचत फलन है, इसकी ढाल तो किसको बता रही है 0.25 को, और ये उपभोग फलन है, इसकी जो ढाल है वो किसको बता रही है 0.75 को बता रही है। ये याद रखना आपको आप 1 में से 0.75 घटा दोगे तो वो तो आ जाएगी आपकी सीमांत बचत प्रवृत्ति। यहाँ पर 40 ये स्वायत्त उपभोग है, इसका मतलब इनकम 0 होने पर कितना उपभोग हो रहा है, इसका मतलब उतनी क्या है बचतें ऋणात्मक हो रही हैं। तो ये यहाँ पर ये जो दूरी है, ये 0 उपभोग के ऊपर, 0 आय के ऊपर उपभोग है, उतनी आप बचते क्या कर देना, ऋणात्मक कर देना। तो ये -40 हो गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, औसत उपभोग प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती। औसत उपभोग प्रवृत्ति APC पूछा है, और APC आपको पता है कि उपभोग का आय से अनुपात होता है। अब ये भी आपको पता है कि उपभोग कभी आय से ज़्यादा केवल एक ही कंडीशन में होता है, स्टार्टिंग कंडीशन में। जैसे अभी अपने एक डायग्राम है, पीछे का डायग्राम अपने दोबारा बना देता हूँ मैं। ये स्थिति है, ये तो y को दिखा रहा है, ये c को दिखा रहा है, और ये अपने एक y बराबर c प्लस s, ये अपने एक उपभोग फलन बना दिया c। ये अपने आय का स्तर ले लिया y1, ये आय का स्तर ले लिया y2। अब ये बता रहा है कि APC की बात कर रहा है। APC में देखो यहाँ पर तो APC 0 है, सॉरी एक मिनट, APC 1 है, क्योंकि जितनी इनकम है, ये आय रेखा है, ये उपभोग रेखा है, इसका मतलब आय और उपभोग दोनों बराबर है। तो ये जो बिंदु है ए बिंदु के ऊपर तो क्या है C बराबर क्या है y है, और C को आप y से डिवाइड करोगे, दोनों बराबर है, इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो A बिंदु के ऊपर तो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, इकाई के बराबर है। फिर y2 की अपन बात करें तो उपभोग इतना है, इनकम कितनी है, इनकम है इतनी। जैसे यहाँ पर नाम दे देता हूँ B, और यहाँ नाम दे दिया मान लो मैंने M। इनकम है वो तो है MY2, और उपभोग कितना है BY2। इसका मतलब उपभोग आय से कम है, इसलिए इस B बिंदु के ऊपर या आय के इस स्तर के ऊपर C कम है और Y ज़्यादा है। इसका मतलब APC क्या है, इकाई से कम है। तो यहाँ पर जो एक मिनट यहाँ दे देता हूँ, यहाँ तो APC है, APC बराबर 1 है, और इस बिंदु की अगर अपन बात करें तो इस पर जो APC है वो है लेस देन 1 है, इकाई से कम है। अब इस बिंदु से पहले की बात करें अपन, इस बिंदु से पहले की बात करें तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पर बात करें अपन, ये कोई आय का स्तर है y0, आय तो है इतनी, उपभोग है इतना, इसका मतलब C ज़्यादा है और y क्या है, कम है। अब ऊपर वाली संख्या C ज़्यादा है, y कम है, इसका मतलब इकाई से ज़्यादा आएगा। तो ये जो बिंदु है, जिसको आप कोई भी नाम दे दो, जैसे ये उपभोग वाला है, जिसको मान लो मैंने n नाम दे दिया, तो n बिंदु के ऊपर C ज़्यादा है, y कम है, इसका मतलब C अपॉन y जो है वो ग्रेटर देन क्या है 1 है, इकाई से ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हो कि औसत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से ज़्यादा हो सकती है। कब कंडीशन में, कब, जब उपभोग आय से क्या हो, ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि APC क्या हो, ऋणात्मक हो, या 0 से क्या हो, कम हो, या 0 हो। तो आप पूरी में ये देख लो, आप 1 से ज़्यादा होगी, इकाई के बराबर होगी, इकाई से क्या होगी, कम होगी, लेकिन 0 कभी नहीं हुई है।
तो अब आप इसमें देखो, और एपीसी कभी नहीं हो सकती सकारात्मक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो होती है एक शून्य या एक से अधिक, एक से अधिक, ये देखो एक से अधिक है, एक से कम, यहाँ आगे एक से कम भी हुई है अनुत्तरित, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। एपीसी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, इकाई से ज़्यादा हो सकती है, जैसे यहाँ से इस आय के लेवल से इकाई से ज़्यादा थी, यहाँ पर उपभोग इस आय के स्तर पर औसत उपभोग प्रवृत्ति इकाई के बराबर थी, इसके आगे जब अपन चलते हैं तो एपीसी क्या हो जाती है, इकाई से कम हो जाती है, लेकिन पॉजिटिव होती है, लेकिन एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो इसमें उत्तर ये आ जाएगा। अगला देखो, औसत उपभोग प्रवृत्ति है, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी क्या है, अभी आपने लिखा था एपीसी क्या होती है, उपभोग का और आय का अनुपात होती है। देखो, कुल परियोज्य आय में परिवर्तन और कुल उपभोग में परिवर्तन, ये जो लाइन बता रही है वो बता रही है परियोज्य आय में परिवर्तन को डेल्टा वाई और उपभोग में परिवर्तन को डेल्टा सी, बिल्कुल नहीं होती है ऐसा। दूसरा है, एक निश्चित अवधि में कुल खपत में परिवर्तन, कुल खपत के परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा सी, मतलब उपभोग का परिवर्तन, कुल परियोज्य आय में परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा सी। तो क्या ये औसत उपभोग प्रवृत्ति है क्या, नहीं, ये एमपीसी होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब कुल उपभोग कुल परियोज्य आय, ये आपका सी कुल उपभोग है, ये कुल परियोज्य आय, इसका मतलब सी अपॉन वाई, तो ये आपका सही है। चौथा ऑप्शन दे रखा है 1 माइनस एपीसी, 1 माइनस एपीसी किसके बराबर होती है, एपीएस के बराबर होती है, इसका मतलब एपीएस होता है, तो इसमें ये भी गलत है, ये औसत उपभोग प्रवृत्ति नहीं, ये औसत बचत प्रवृत्ति, ये बचत प्रवृत्ति है, और औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, कुल उपभोग का परियोज्य आय से अनुपात होती है, ये होगी, तो इसमें ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मूल्य क्या है, एमपीसी की वैल्यू क्या है जब सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, शून्य हो। आपको सीधा याद रखना है एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर क्या होता है, 1 होता है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई बराबर 1 होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 0 है, इसका मूल्य 0 है, ये अपन ने 0 लिख दिया, ठीक है, प्लस अब आपसे पूछ लिया तो फिर एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, तो एमपीएस की ये 0 है तो दोनों का योग 1 होता है, तो एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उपभोग में मनोवैज्ञानिक नियम में किन 2 तत्वों के बीच में संबंध बताया गया, किसके उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम में किन 2 के बीच में संबंध बताया, क्योंकि आपको बताया उपभोग में सी बराबर ए प्लस बी वाई है, तो एक तो उपभोग का किसके बीच में, आय के बीच में संबंध बताया है, इसका मतलब आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी कि आय में वृद्धि होती है, इसका मतलब डेल्टा सी लेस देन रहता है डेल्टा वाई से, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई लेस देन तो 1 होती है, ग्रेटर देन क्या होती है, 0 होती है, मैंने लिखाया था ना, एमपीसी ग्रेटर देन तो 0 है और लेस देन क्या है, 1 है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है ये। तो इसमें क्या लिखा है आपके, किन 2 तत्वों के बीच में संबंध बताया, आय और उपभोग के बीच में, आय और बचत उपभोग व, इसमें आपके कौन सा आ जाएगा, आय व उपभोग, क्योंकि ये आय है, ये क्या है, उपभोग है, इनके बीच संबंधों को बताती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति मतलब एमपीसी के बारे में कौन सा एक सही है, एमपीसी सदैव 0 के बराबर होती है, सदैव 0 के बराबर होती है, बात गलत है, ठीक है। एमपीसी सदैव 2 के बराबर होती है, ये बात भी गलत है। एमपीसी 0 से अधिक लेकिन 1 से कम होती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एमपीसी जो होती है उसको इस तरह से लिखा जाता है कि ग्रेटर देन 0, 0 से तो ज़्यादा होती है, ये लाइन आपको बार बार लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 0 से तो एमपीसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन होती है, और 1 से क्या होती है, कम, ये आप याद रख लेना, चाहे इसको ऐसे आ जाए या आपको चाहे ऐसे लिख दो इसको, 0 ग्रेटर देन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और लेस देन 1, ये
दोनों का मतलब एक ही, चाहे ये याद रख लो चाहे ये दोनों याद रख लो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, MPC 0 से अधिक होती है लेकिन 1 से क्या होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन देखो, परिभाषा के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसका मतलब MPC क्यों पूछा है कि MPC क्या होती है। अभी आपको बताया था MPC होती है उपभोग में परिवर्तन और आय के परिवर्तन का अनुपात, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो इसमें देख लो आप, उपभोग का परिवर्तन है और यहाँ पर डेल्टा वाई डी का मतलब, देखो इसको आप उपभोग्य आय है इसलिए इसको वाई डी भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको, तो ये इसके बराबर बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो देखो जैसे जनरली लिखते तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई है, लेकिन यहाँ वाई का मतलब क्या है, उपभोग्य आय है। और उपभोग्य आय को कैसे लिखते हैं, उपभोग्य आय को लिखते हैं वाई डी। इसका मतलब इनकम में से टैक्स वगैरह निकाल देने के बाद में क्या बचता है, उपभोग्य आय बचती है, इसको वाई डी से लिखा जाता है। तो ये आपका 1 नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज उपभोग फलन वाले जो जितने भी क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में आए थे वो सारे मैंने करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में अपन कोई दूसरा टॉपिक ले लेंगे। धन्यवाद।